करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो डॉट डॉट इज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ ESI कॉर्पोरेशन टू एक्ट एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम अंडर जनरल सुपरविजन ऑफ ESI कॉर्पोरेशन। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी बॉडी है जो एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह काम करती है ESI स्कीम की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा, ये है हमारा स्टैंडिंग कमेटी। अब स्टैंडिंग कमेटी के बारे में और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखो, स्टैंडिंग कमेटी को कितने टाइम के लिए बनाया जाता है, तो जो इनका टर्म होता है स्टैंडिंग कमेटी का वो होता है हमारा 2 साल। 2 साल के लिए स्टैंडिंग कमेटीज़ को बनाया जाता है। अब इसमें जो मेंबर्स होते हैं, तो मेंबर्स टोटल कितने होते हैं, तो देखो इसका सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका कितने टोटल मेंबर्स होते हैं। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स कितने होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कितने होते हैं, तो एक एक करके सारे देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो 16 होते हैं। टोटल मेंबर्स हमारे कितने होते हैं इसमें, 16 होते हैं। एक सेकेंड, टोटल मेंबर होते हैं इसमें हमारे 16 होते हैं। तो चलो देखो, इसमें देखते हैं हम लोग कि टोटल इसमें कितने मेंबर्स होते हैं। तो टोटल मैंने जैसे बताया इसमें 16 मेंबर्स होते हैं। अब इसमें देखो इसमें टोटल मेंबर्स हो गए। अब हमारा चेयरमैन, एक चेयरमैन होता है इसमें, और जो ESIC कॉरपोरेशन होती है, जो मैंने बोला है कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन होती है, इसके 3 मेंबर्स होते हैं। ये 3 मेंबर्स हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ये याद रखना है। और इसके 3 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, राइट, जो इलेक्ट करके आते हैं, और 3 होते हैं इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। फिर इसमें एम्प्लॉयर के हमारे 3 मेंबर्स होते हैं। जो एम्प्लॉय होता है इसके 3 मेंबर्स होते हैं, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है उसका 1 मेंबर होता है इसका। तो ये टोटल इसके मेंबर्स हो गए, टोटल 16 मेंबर्स हो गए। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु एडवाइसेस द ESI कॉर्पोरेशन इन मेडिकल मैटर्स। तो मेडिकल जो मैटर्स होते हैं हमारे, सपोज करो किसी का एक्सीडेंट हो गया, या उससे रिलेटेड अगर कोई डिसीज़न है, या और मेडिकल बेनिफिट से रिलेटेड अगर किसी का कोई डिसीज़न है, तो ये सारे मैटर्स कौन देखता है, तो ये हमारी जो मेडिकल बेनिफिट काउंसिल होती है ये देखती है। अब इसमें देखो इसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो इसका जो MBC है, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल है, इसका टर्म कितना होता है, टोटल कितना, तो 4 साल के लिए बनाई जाती है ये। ठीक है, एक ये हो गया। उसके बाद में देखो इसका टर्म तो हम लोगों ने देख लिया कि इसका 4 साल का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में एक इसमें चेयरमैन होता है, एक चेयरमैन होता है, एक को चेयरमैन होता है। ठीक है, एक को चेयरमैन होता है इसमें। ये हम लोग टोटल इसके मेंबर्स देख रहे हैं। इसमें एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर जो अभी मेडिकल प्रैक्टिशनर एक होता है इसमें। उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट का देखो, हर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इसमें अपॉइंट करती है हर स्टेट से। ठीक है, हर जितने भी टोटल इंडिया में स्टेट हैं, हर स्टेट से उसकी स्टेट गवर्नमेंट एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे अपॉइंट करती है। तो एक वो हो गया। फिर उसके बाद में एम्प्लॉयर के टोटल कितने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो वो 3 होते हैं। और देखो एम्प्लॉय के कितने होते हैं यहाँ पे, तो एम्प्लॉय के भी 3 होते हैं। देखो मैं इरेज कर रही हूँ लेकिन तुम लोग नोट करते जाना। ठीक है, फिर एक होता है मेडिकल प्रोफेशन से कितने होते हैं, तो देखो वो मेडिकल प्रैक्टिशनर था जो हम लोगों ने पहले डिस्कस करा था, उसका 1 होता है। और जो मेडिकल प्रोफेशन से होते हैं तो वहाँ पे 3 होते हैं। और इसमें एक वुमेन होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक है, तो ये होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम लोग यहाँ पे ESI कॉर्पोरेशन के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया क्वेश्चन में, ESI कॉर्पोरेशन हैज़ पावर्स टू अपॉइंट। तो मतलब ESI जो कॉर्पोरेशन है ये किस किस को अपॉइंट कर सकती है, इसमें ये पूछा गया है। तो देखो इसमें से स्टैंडिंग कमेटी इसको तो अपॉइंट कर ही सकती है, जो ये रीजनल लोकल मेडिकल बेनिफिट काउंसिल है इसको भी अपॉइंट करती है, और रीजनल बोर्ड्स होते हैं इसको भी अपॉइंट करती है। अब इसके अलावा देखो ESI कॉर्पोरेशन का क्या टेन्योर होता है, तो ये इसका जो टर्म होता है ये हमारा 4 ईयर्स का होता है। 4 साल के लिए ये भी बनाई जाती है। और देखो मेडिकल बेनिफिट काउंसिल वो भी 4 साल के लिए बनाई जाती थी, राइट। उसके बाद में जो हमारा इसमें एक चेयरमैन होता है, एक चेयरमैन होगा इसमें, एक वाइस चेयरमैन होता है इसमें, वाइस चेयरमैन इसमें एक होता है। उसके बाद देखो स्टेट गवर्नमेंट के जैसे उसमें था वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव होता है हर स्टेट से। ठीक है, और इसमें एक यूनियन यूटी से भी होता है, यूनियन टेरिटरी से इसमें एक होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है।
उसके बाद देखो एम्प्लॉयर के 10 होते हैं हमारे, ठीक है। एम्प्लॉयर के 10 मेंबर्स होते हैं, एम्प्लॉय के होते हैं हमारे, एम्प्लॉय के भी 10 होते हैं, ठीक है। ये याद रखना है तुम लोगों को। फिर इसमें जो मेडिकल प्रोफेशन से होते हैं हमारे टोटल, तो मेडिकल प्रोफेशन से हमारे 2 होते हैं, ठीक है। और मेडिकल प्रैक्टिशनर देखो इसमें कितने होते हैं, तो ये ज़्यादा होते हैं, इसमें 3 होते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर। ऑलराइट। उसके बाद देखो इसमें एक डायरेक्टर जनरल ऑफ ESIC होता है, उस वो एक होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसके बाद में इसका हम लोग एक चीज़ इसका एक और देख लेते हैं कि जो इसको ये किस किस को अपॉइंट करती है। जैसे हम लोगों ने बोला कि रीजनल बोर्ड्स को अपॉइंट करती है, स्टैंडिंग कमेटी को अपॉइंट करती है। तो इसके अलावा ये दो और लोगों को अपॉइंट करती है। एक होता है हमारा डायरेक्टर जनरल, ठीक है। डायरेक्टर जनरल होता है DG, उसको अपॉइंट करती है। एक हमारा होता है फाइनेंशियल कमिश्नर, उसको अपॉइंट करती है ये। और इन दोनों का टेन्योर कितना होता है, तो ये 5 ईयर का होता है, ठीक है। इन दोनों का टेन्योर जो होता है हमारा, ये 5 साल का होता है। इसके बाद देखो अगर ESIC जो कॉर्पोरेशन है, अगर इसके मेंबर्स को रिमूव करना है, ठीक है, रिमूवल के लिए तो क्या प्रोसीजर है इसका। तो देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हमारी प्लस 2/3 मेंबर्स ऑफ ESIC कॉर्पोरेशन, ठीक है। 2/3 मेंबर ऑफ ESIC कॉर्पोरेशन। तो ये वोटिंग के थ्रू ये जो मेंबर्स होते हैं 2/3, ये क्या करते हैं वोट के थ्रू, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ये दोनों मिलके इसके मेंबर्स को ESIC कॉर्पोरेशन के ESIC कॉर्पोरेशन के मेंबर्स को हटा सकती है, राइट। और ये कितने दिनों में हट जाएंगे ये, तो देखो जब से सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन लेती है इनके खिलाफ, उसके बाद विदिन 3 मंथ्स जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ एक्शन शुरू करा, उसके विदिन 3 मंथ्स ये इन लोगों को अपना पद छोड़ना होता है, या अपनी पोस्ट जो भी होती है इनकी ये छोड़ना होता है। ये ESI काउंसिल कॉर्पोरेशन जो होती है इसको छोड़ना होता है। और देखो इसकी कंडीशंस क्या होती हैं कि क्यों छोड़ना पड़ता है इन्हें, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने जिसकी वजह से इन्हें हटाया जा सकता है। तो एक तो होता है कि ये एब्यूज़ ऑफ पावर, अगर ये लोग कोई भी एब्यूज़ करता है, एब्यूज़ ऑफ पावर होता है इन लोगों के थ्रू, ठीक है, तो इनको हटाया जा सकता है। दूसरा है अगर कि डिफ़ॉल्ट, अगर जो इनको ड्यूटी परफॉर्म करनी है अगर इसमें ये लोग कुछ भी डिफ़ॉल्ट करते हैं, राइट, तो इनको हटाया जा सकता है। तो ये 2 बेसिक कंडीशंस हैं, इनको याद रखना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द चेयरमैन ऑफ द ESI कॉर्पोरेशन इज़ अपॉइंटेड बाई। तो मैंने क्या बताया, देखो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है हमारी, वो जो चेयरमैन होता है ESI कॉर्पोरेशन का, जैसे मैंने बताया इसमें एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है, तो इसको अपॉइंट करती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 ऑफ द ESI एक्ट 1948 द ESI कॉर्पोरेशन सेल एट इंटरवल्स ऑफ। तो इसमें देखो ये बताना है इस क्वेश्चन में कि जो ESI कॉर्पोरेशन होती है इसकी जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होती हैं, ये कितने टाइम के पीरियड के बाद ये अपना वैल्यूशन करती है इसका। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है इसका है बेसिकली 3 ईयर्स, ठीक है। हर 3 साल में ये क्या करती है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का वैल्यूशन करती है। ओके ओके नेक्स्ट देखो अब इसके बाद हमारा 6 क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को देखना है कि द कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर दी The contributions under the ESI Act 1948 includes contributions made by। तो इसमें ये बताना है कि कौन कौन इसमें contributions करता है, राइट। तो कितना हम लोगों ने पढ़ा था ना इसका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर, और कितना करता है एम्प्लॉय। देखो इसमें जो एम्प्लॉयर होता है हमारा वो कितना करता है 4.75% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, राइट। और जो हमारा एम्प्लॉय होता है वो कितना करता है 1.75%। ओके तो देखो जो एम्प्लॉयर होता है इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, जो एम्प्लॉय होता है ये इसका कम होता है। और इसमें जो गवर्नमेंट होती है इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट का ना स्टेट गवर्नमेंट का। ओके तो ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी वाइस चेयरमैन आर अपॉइंटेड इन दी ESI कॉर्पोरेशन। तो देखो मैंने बताया था एक इसमें चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ए। उसके बाद नॉट मोर देन पर्सनस टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज मेंबर्स ऑफ द ESI कॉर्पोरेशन अंडर द ESI एक्ट 1948। हाँ तो देखो एक चीज़ इसमें छूट गई थी जो मैंने नहीं बताई थी। देखो जैसे मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है कि एक चेयरमैन होता है हमारा, ठीक है, एक वाइस चेयरमैन होता है। उसके बाद में इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हमारी, ठीक है, उसका उसके 5 मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं इसमें, ठीक है, मतलब
5 मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अपॉइंट कर सकती है। तो देखो यहाँ पे कितने टोटल, तो यहाँ पे 5 मेंबर्स हो सकते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते, राइट। तो टोटल यहाँ पे जो मेंबर्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट कितने अपॉइंट कर सकती है, तो 5। अब देखो इसमें है स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ईएसआई कॉर्पोरेशन इज अपॉइंटेड बाई। तो देखो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इनको तो स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। फिर उसके बाद है हाउ मैनी स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स आर अपॉइंटेड इन ईएसआई कॉर्पोरेशन। तो मैंने बताया था एक हर स्टेट से एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करा जाता है। उसके बाद है हाउ मैनी पर्सनस आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरीज। तो देखो यूटी से भी हर यूटी से एक मेंबर अपॉइंट किया जाता है, हर यूनियन टेरिटरी से, राइट। उसके बाद है हाउ मैनी रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम एम्प्लॉयज साइड आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दी ईएसआई कॉर्पोरेशन। तो मैंने ईएसआई कॉर्पोरेशन का अगर तुम लोगों ने नोट करा होगा तो उसमें देखो 10 मेंबर होते हैं हमारे जो एम्प्लॉयर के साइड से रिप्रेजेंट करे जाते हैं, और जो 10 मेंबर होते हैं वो एम्प्लॉय, ठीक है। तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों 10-10 अपने मेंबर्स को इसमें अपॉइंट करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल कितने रिप्रेजेंटेटिव्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इसमें। देखो मैंने अभी बताया कि जो एम्प्लॉय के होते हैं 10 होते हैं और जो एम्प्लॉयर के होते हैं 10। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द एम्प्लॉय साइड। तो एम्प्लॉय साइड से पूछ रहा है, तो ये 10 होते हैं, और इन दोनों को एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव को कौन अपॉइंट करता है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद द टर्म ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम एम्प्लॉयज़, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एज अपॉइंटेड एज मेंबर्स ऑफ ईएसआई कॉर्पोरेशन इज। तो देखो टर्म मैंने दोनों का बताया था, एमबीसी का, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का भी बताया था, कितना होता है 4 साल, राइट। और मैंने उसका भी बताया था, और मैंने ईएसआई कॉर्पोरेशन का भी बताया था, तो उसका भी बताया था 4 साल। तो इन दोनों का ही 4 साल होता है। और इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ ईएसआई कॉप। तो ईएसआई कॉर्पोरेशन में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपॉइंट करे जाते हैं, ठीक है, उनका टर्म पूछ रहा है, और मेडिकल प्रैक्टिशनर का पूछ रहा है। तो इन दोनों का ही टर्म होता है जो हमारा होता है 4 साल का होता है। उसके बाद देखो 15 क्वेश्चन है हमारा, द ईएसआई एक्ट 1948 प्रोवाइड सर्टेन बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज़ इन केस ऑफ। तो देखो ये पूछ रहा है इसमें कि कौन कौन से केस में जो ईएसआई एक्ट है हमारा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, इसमें कौन कौन से केस में हमें बेनिफिट्स मिलता है। तो देखो इसमें बेसिकली 6 टाइप्स के बेनिफिट्स मिलते हैं। ईएसआई एक्ट होता है जो हमारा, इसमें 6 टाइप्स के बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहला तो है हमारा, इसमें जो 3 टाइप के दिए हैं ये तीनों ही हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अगर इंजरी होती है आपको, सिकनेस होती है, मैटरनिटी होती है, ये तीनों में ही मिलता है। और कौन से हैं, तो देखो डिसेबलमेंट में मिलता है, अगर डिसेबलमेंट होती है किसी को तो उसका बेनिफिट इसमें मिलता है। और दूसरा कौन सा है, डिपेंडेंट के केस में, कि अगर कोई डिपेंडेंट पर्सन है तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद में जो हमारा मेडिकल के केस में, ठीक है, मेडिकल के लिए आपको बेनिफिट यहाँ पे मेडिकल के लिए इसमें मिलता है। और फ्यूनरल के लिए भी आपको बेनिफिट मिलता है। फ्यूनरल क्या होता है, जो हमारा अंतिम संस्कार, उसके लिए भी बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। अच्छा एक चीज़ और याद रख लेना है इसमें, जो हमारा फ्यूनरल बेनिफिट होता है तो वो कितना मिलता है, फ्यूनरल बेनिफिट कितना मिलता है, वो 10,000 मिलता है, ठीक है, 10,000 होता है फ्यूनरल बेनिफिट। और ये कितना मिलता है, कितने दिन के अंदर मिल जाना चाहिए ये, तो विदिन 3 मंथ्स, ठीक है। अगर किसी की डेथ हो जाती है फिर उसको जो फ्यूनरल बेनिफिट मिलता है तो वो विदिन 3 मंथ्स मिल जाना चाहिए, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अकाउंट ऑफ ईएसआई कॉर्पोरेशन और ऑडिटेड बाई। तो देखो ऑडिट करना क्या होता है, एक तरह से जांच करना। तो ये जो ऑडिट कौन करता है, ईएसआई कॉर्पोरेशन का जो अकाउंट होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, कैग करता है। जो भारत का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है वो देखता है इसके अकाउंट को। ओके उसके बाद यदि अकाउंट्स ऑफ ईएसआई कॉर्पोरेशन और ऑडिटेड, तो ये एनुअली किया जाता है, राइट, क्वार्टरली या मंथली नहीं किया जाता है, एनुअली किया जाता है इसको। उसके बाद एनी एक्सपेंसेस ऑन ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द कॉर्पोरेशन और बॉर्न बाई। तो देखो खर्चे कहाँ से किए जाते हैं सारे, ये जितने भी जो